जगत महान न्यूज पर राज सिंह दहिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सवाल कड़वे थे, जवाब और भी तीखे। जननायक जनता पार्टी ने दिखाया एक बार फिर भरोसा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में बना संसदीय बोर्ड और इसमें शामिल किए गए जेजेपी के निष्ठावान सिपाही राज सिंह दहिया। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन को मजबूती देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिसमें प्रसिद्ध समाजसेवी और पूर्व में सोनीपत जिला परिषद के चेयरमैन, जेजेपी के जिला अध्यक्ष सहित अनेक पदों पर रहे राज सिंह दहिया को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। इनको ये सम्मान पार्टी ने क्यों दिया, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी सत्ता में हो या ना हो, इसका फर्क कभी राज सिंह दहिया पर नहीं पड़ा और पार्टी के कठिन दौर में भी ये पार्टी के साथ खड़े रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज राज सिंह दहिया को पार्टी ने अहम पद से नवाजा है। देखिए जगत महान न्यूज से बात करते हुए राज सिंह दहिया ने कैसे अनेक कड़वे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की शख्सियत से रूबरू करवाती आई है। आज भी जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है सोनीपत। हमारे साथ मौजूद हैं जजपा पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य राज सिंह दहिया जी, जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं और पूर्व में अलग अलग संस्थाओं के प्रधान रहे हैं। काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी में हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार भी बनाई और चलाई भी, लेकिन आखिरकार उस पार्टी ने इन्हें अलग कर दिया और इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जजपा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद ये लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी ऊर्जा राज सिंह जी आपके अंदर पैदा होती है जिसके कारण इस पार्टी को लगातार मेहनत कर रहे हैं? इसके लिए पार्टी से मैं 1991 से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत उतराव चढ़ाव मैंने देखे हैं। अब आज की तारीख में मैं जजपा से पहले हमारी नेलो पार्टी होती थी, उससे पहले दूसरी पार्टी, दूसरी समता पार्टी थी जी। चौटाला साहब के साथ रहे हम और सेपरेशन, परिवार के सेपरेशन में मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ आ गया था। मैं तो सिर्फ इतना मानता हूं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज वक्त अगर ख़राब है तो कल वक्त अच्छा भी होगा, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ में है, चाहे वो फैमिली लाइफ में है, या वो किसी बिजनेस लाइफ में है। तो मेरा ये मानना है कि आज ठीक है, वो बातें जो पहले थी वो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। पीछे चुनाव हम हारे हैं, दोनों चुनाव हारे हैं हम, और दोनों चुनाव हारने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हमारा मनोबल कोई गिरा है। हमारा मनोबल आज भी पूरा है और पूरा रहेगा और हम मेहनत करते रहेंगे। राज सिंह जी, क्या इसके पीछे जो ये हालात हुए हैं लोकसभा चुनाव के दौरान और विधानसभा चुनाव के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान जो है किसानों को उम्मीद थी कि दुष्यंत जी इस्तीफा देकर उनके साथ खड़े होंगे, और जो एक नेता ट्रैक्टर चलाकर संसद तक गया था किसानों के लिए, तो किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या ये उसके कारण रहे जिसके कारण ये हालत हुई जजपा की? सर छोटू राम ने ये कहा था कि अगर आप सत्ता में हो तो लोगों के काम करवा सकते हो। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसानों के लिए जब एक ट्रैक्टर के लिए कानून पार्लियामेंट में पास होने जा रहा था और दुष्यंत जी जब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो उस टाइम वो ट्रैक्टर लेके गए थे। जहाँ उनको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका था, वहाँ उसने कहा था ये किसान की गाड़ी है, इसको आप नहीं रोक सकते। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कार से ही आएगा, जो भी एमपी है वो कार से आना कोई ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक बाद की बातें हैं जो आप कह रहे हो, वो ये है कि अभी टाइम हमारा, मैं मान के चलता हूँ कि भाई अच्छा नहीं रहा है पीछे, लेकिन हमने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी आज भी हम मेहनत कर रहे हैं, आगे भी आने वाले टाइम में मेहनत करेंगे। ये हमारी ग्रामीण अंचल में बसने वाली जो वो हैं लोग हैं, ग्रामीण अंचल में बसने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर हमारा एक ये रहेगा कि भाई इनके लिए हमने सबसे ज़्यादा काम करना है। काम हम शहरों का भी करते हैं, करेंगे, और लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा ग्रामीण अंचल के में रहने वाले लोगों के लिए है।
लेकिन जिस प्रकार से 75% आरक्षण नौकरियों में देने की बात थी, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात थी 5,000, और इसके अलावा संकल्प पत्र जो बनाया गया था चुनाव के दौरान उसमें 11,000 युवाओं को देने की बात थी, क्या आपको लगता है कि वो चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाई जनता? कहीं ना कहीं तो कमी रही है। जनता ऐसे नहीं है कि भाई हम मानते हैं कहीं नहीं कहीं हमारी कमी रही है, लेकिन जो बातें आप कर रहे हो हमने वहाँ भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कहीं से भी। जहाँ तक बात आपकी इसकी है, क्या बोल रहे थे आप, 75% की बात थी जी। तो ये कानून पास करवाया था। यहाँ मारुति फैक्ट्री को लेके आने वाले दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो उस टाइम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, वो यहाँ लेके आए। चाहते तो इसको सिरसा ले जा सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए विशेष प्रेम था इनका, तो वो यहाँ इसको लेके आए और 75% कानून पास करवाया, जो आज की तारीख में कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि उसके खिलाफ चले गए और वो पेंडिंग है, अभी वो चल रहा है। हम उसको अच्छा वकील करके, अच्छा वकील जो किया हुआ है, बल्कि वो लड़ाई लड़ेंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 75% यहाँ की नौकरियाँ हरियाणा के लड़कों के, जवान लड़कों के लिए ही मिलें। खरखोदा को पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, यहाँ सीट भी आरक्षित है। आप लगातार वहाँ की राजनीति करते रहे हैं। आप लोगों ने कन्या महाविद्यालय को भी सरकारी करने का बीड़ा उठाया था और बहुत सारी योजनाएं आप लेके चले। चेयरमैन भी आप जिला परिषद के वहाँ पे रहे। क्या मानते हैं कि आपकी सरकार के टाइम पर क्या आप लोग वहाँ पर जो काम सोचा था वो कर पाए? महाकन्या विद्यालय खरखोदा का मैं फाउंडर मेंबर हूँ और उनकी मीटिंगों में मैं अक्सर जाता हूँ, मैं जब भी होती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये इशू कभी हमारे राज में उठाया हो। मेरी नज़र में नहीं है। अगर इशू को उठाते तो चौटाला साहब से कह करके हम इसको गवर्नमेंट कॉलेज बनवा देते। लेकिन अब गवर्नमेंट कॉलेज घोषित कर दिया है सरकार। अब अच्छी बात है, हमारे इलाके के लिए अच्छी बात है, अब गवर्नमेंट घोषित कर दिया। नहीं तो हमारी सरकार आती तो उस टाइम हम इसको परस्यू करते, लोगों को लेके जाता, मैं खुद लेके जाता और इसको, इस काम को मैं करवाता। ऐसा नहीं कि हमारी नज़रों में नहीं थी, हमारी नज़रों में है जी। लेकिन मारुति का जैसे यहाँ पे प्लांट लगा, उससे क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में कितना बदलाव आप देखने को मिलता है? मैं गुड़गांव रहता हूँ और गुड़गांव में जो डेवलपमेंट हुआ 40 साल में जो हुआ, पिछले 40 साल में जो हुआ, 82 में 18 और 25 43 साल हो गए, 82 मारुति लगी थी वहाँ। अब आकर के जो डेवलपमेंट जितना अब हुआ ना, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 15 से 20 साल में उससे ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ सोनीपत का होगा, खासकर खरखोदे का। यहाँ मारुति आई है, उससे कई हज़ार फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उसकी एंसिलरीज लगेंगी और लड़कों को वहाँ सर्विस मिलेगी। यहाँ मुझे लगता नहीं कि कोई भी लड़का बेरोज़गार रहेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ तो 5% 6% नौकरियाँ होती हैं सरकारी नौकरियाँ, तो बाकी तो सारी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में लोग जाते हैं, लड़के जाते हैं और वो जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहेगा लोगों का और बहुत अच्छी नौकरियां भी हैं, उसमें अच्छी नौकरियां भी हैं और क्या बोलते हैं आपके ब्लू कलर जॉब भी है, वाइट कलर जॉब भी है। संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, पार्टी नज़दीक से प्रदेश की स्थिति को देख भी रही है। प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ रहा है। सरेआम जो है ना रिवॉल्वर लहराई जाती हैं, सरेआम जो है व्यापारियों को धमकी दी जा रही है। आप किस प्रकार से देखते हैं इस सरकार को? ये तो ये कहो कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसका फेलियर दर्शाता है। ये तो उसका टोटली फेलियर उसका जाता है। हमारा काम तो मुद्दों को उठाने का है और मुद्दे उठा रहे हैं हम, हर एक जगह मुद्दे उठा रहे हैं। जितना भी जो अब क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर स्ट्रिजेंट एक्शन ले और इस तरह के जो लोग हैं उनको सलाखों के पीछे करे। जो ये अपराध बढ़ रहा है, युवा अपराध की ओर जा रहे हैं, इसके पीछे राज सिंह जी क्या मानते हैं आप, ये बेरोजगारी एक कारण है? जब भी क्राइम होता है कहीं भी, कोई भी स्टेट है, हरियाणा नहीं, कोई भी स्टेट है, उसमें जब क्राइम होता है, बढ़ने लगता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वो होता है, प्रश्न होता है कि बेरोजगारी। आज की तारीख में भारतवर्ष में 28 स्टेट हैं। 28 स्टेटों में पहला नंबर बेरोजगारी का J&K है और दूसरा हरियाणा का है। ये सरकार को सोचना चाहिए। पहले टर्म में जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम
हरियाणा हैपनिंग गुड़गांव में करवाया था। होटल के कमरों के 1-1 लाख रुपए रेट चलाया गया था वहाँ, और बाहर से बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, लेकिन यहाँ एक पैसा भी बाहर का नहीं आया, कोई इंडस्ट्री नहीं आई उस टाइम। वो कहीं गई खाम खा का 200, 300, 400 करोड़ का खर्चा सरकार ने किया जी। अगर चाहते तो साथ में यूपी है, यूपी में भी यूपी हैपनिंग करवाया था वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने, और वहाँ 27 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आने की संभावना थी, लेकिन वहाँ आया 34 लाख करोड़। तो ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर, जो पावर में है, जो सत्ता में है, उनको चाहिए, आज बीजेपी को चाहिए कि उस काम को मेटलाइज करे और यहाँ से ज़्यादा इंडस्ट्री लाने की कोशिश करे, ताकि लोगों का उद्धार हो, लड़के वहाँ सर्विस करें, और ये क्रिमिनलाइजेशन जो हो रहा है आज की तारीख में, जो क्राइम हो रहे हैं, उसका ग्राफ नीचे आए। चुनाव के दौरान जो है ना बिजली की दरें कम कर दी गई, लेकिन अब वो एक तरीके से बढ़ा दी गई, जिससे विपक्ष हमलावर है कि 3 से 4 गुना जो है ना बिल आने वाले हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं एक विपक्षी पार्टी के नेता? ये हमारी समझ से भी बाहर है कि बिजली के रेट 4 गुने ज़्यादा हो गए। अब किस हिसाब से इन्होंने बढ़ाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से इन्होंने बढ़ाया नहीं, जिस हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं काम करना चाहिए, सरकार को लोगों की जन भावना को देखते हुए उनके कल्याण के काम करने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। 11 साल की उपलब्धियों को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आप किस प्रकार से देखते हैं भाजपा के इन 11 सालों को? अपनी पीठ तो कोई भी थपा सकता है, आप भी थपथपा सकते हो, मैं भी थपथपा सकता हूँ, लेकिन बात सारी ये है, जैसे आपने कहा कि भाई क्रिमिनलाइजेशन इतना बढ़ गया है, यहाँ इतने क्राइम होने लगे हैं, इससे तो सबको पता है कि भाई ये खाम खा की पीठ थपथपा रहे हैं। कुछ काम करें जो ज़मीनी स्तर के ऊपर हो और लोगों को दिखाई दे। जी, ये ऐसा कोई काम नहीं किया इन्होंने जो लोगों को दिखाई दे। आज देखो, आज मार्केट में चले जाओ, आप मंडियों में चले जाओ, पैसा 1-1 महीने तक किसानों का पैसा नहीं आ रहा। जब दुष्यंत जी थे तो उस टाइम 72 घंटे के अंदर ये हिदायत थी, किसानों को पैसा मिल जाता था। तो किसानों के हक में तो कोई काम हो ही नहीं रहा। जी, आपकी पार्टी से जनता क्या उम्मीद करे कि आने वाले समय में अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप जनता को क्या आश्वस्त करेंगे? अगर जनता चाहेगी और हमें सत्ता में लाएगी, जितने भी हमारे वादे हैं और जो हमने किए थे, सारे के सारे 100% पूरा करेंगे। इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। टाइम हमें मिला नहीं, पीछे हमारी मजबूरी आ रही है, क्योंकि हमारी छोटी सी हिस्सेदारी थी, हमारी हिस्सेदारी बहुत छोटी सी थी। उस हिस्सेदारी में भी जितने हमने काम किए हैं वो बहुत काम किए हैं इन्होंने। और सत्ता में आए, जो आपने पहले प्रश्न पूछा था कि आपने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उससे लोग नाराज़ हो गए, वो नाराज़गी मैं मानता हूँ लोगों के अंदर हुई है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो बेचारे सीधे साधे आदमी हैं, सादा आदमी हैं। उनको पता नहीं, दुष्यंत के सरकार में आने के बाद बहुत काम ऐसे थे जो इन्होंने लोगों के हित के लिए किए हैं, अपने हित के लिए नहीं किए, जो आज हो रहे हैं। जी, कई विधायक, कई आपके कार्यकर्ता जो है छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, क्या वो दोबारा से लौट पाएंगे? वो तो एक प्रोसेस है। कुछ लोग आते हैं, पार्टी बदलते हैं, सत्ता के साथ रहना सीखे हुए हैं, सत्ता आई तो सत्ता के साथ, दूसरी सत्ता आई तो उसमें आगे ज्वाइन कर लेते हैं। ये तो चलता है। ये तो बाकी हमारे जो सही साथी हैं, जो ओरिजिनली हमारी पार्टी से हैं, वो सारे के सारे यही हैं। संसदीय बोर्ड के सदस्य होने के नाते प्रदेश की जनता को आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि संसदीय बोर्ड का मुझे सदस्य बनाया है, और माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जो है वो चेयरमैन है, और इसका काम, संसदीय बोर्ड का काम अच्छे कैंडिडेट को ढूंढ के देना है पार्टी को। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो ऐसे आदमी हैं उन्हीं को हम रेकमेंड करें जो आगे जनता की भलाई के काम करें, न कि अपनी खुद की भलाई के करें। जी, तो दर्शकों, ये थे राज सिंह दहिया जी, जो कि जजपा पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, और ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार की योजनाएं लेकर जजपा पहले चली थी, उन्हीं योजनाओं पर आगे बढ़ेगी और जनता के हित में काम करेगी। आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि जजपा पार्टी अगर आई तो वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।